नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तर का मॉर्निंग एडिशन लाइव और देखते हैं हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र बाजार के लिए कैसे गुजरता है। अभी ओपनिंग टेक्स गिफ्ट निफ्टी पे नेगेटिव आए हैं। ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल मार्केट के मूड माहौल को देखना होगा। इस हफ्ते निश्चित रूप से अच्छी खरीदारी हुई थी। ऊपरी स्तरों पर अब मामला फंस गया है। मार्केट पे क्या अप्रोच रखनी चाहिए बताने के लिए अविनाश गोरखशेखर साहब मेरे साथ से मौजूद हैं। अविनाश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तर पे। हाँ, गुड मॉर्निंग रजत। सर, ये हॉर्मूज को लेकर पेज फिर से फंस गया और यही बड़ी खबर है जिसको हम ट्रैक कर रहे हैं कि दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर गोलीबारी का आरोप लगा दिया। पहले उसने किया, पहले उसने, ऐसे वाले आरोप लगे हुए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। बोल रहे हैं 3 विध्वंसक जहाजों ने सुरक्षित हॉर्मूज को पार कर लिया। ये अमेरिकी जहाज थे जिन्होंने हॉर्मूज को पार कर लिया है और बहुत तारीफ कर दी है अपनी। और ईरानी हमलावरों और नौकाओं को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। ईरान ने समझौता नहीं किया तो जल्द ये विध्वंसक जहाज जो है वो फिर से लौटेंगे हॉर्मूज। अब हुआ ये कि ये जियोपॉलिटिकल टेंशन जो फिर से एस्केलेट हुई तो उसमें कच्चा तेल 1.5% ऊपर आ गया। अब कीमत 101 $102 के करीब कर रही है कामकाज। हम तो सर ये सोच के बैठे थे कि ये कुछ एमओयू बन रहा है व्हाइट हाउस में 14 पॉइंट्स का, जिसके ऊपर कुछ सहमति बन सकती है। ईरान उसके ऊपर समीक्षा कर रहा है। ये तो टेंशन और बढ़ गई। नहीं, बिल्कुल। देखो रजत, मुझे लगता है कि ये जो डेवलपमेंट्स है वो रातों रात हो गए हैं, क्योंकि कल जब बाजार बंद हो गया तभी उम्मीद थी कि ईरान और यूएस में एक अच्छा समझौता होगा। तो मुझे लगता है कि देखिए, जब तक कोई कॉन्क्रीट सोल्यूशन निकलता नहीं है तभी तो मेरे ख्याल से तब तक तो बाजार वोलेटाइल रहेगा। और आज जैसे ये न्यूज़ फ्लो आई है हॉर्मोज को लेके, तो कहीं ना कहीं मार्केट नेगेटिव टोन पे ही खुलेगा। और आज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देखिए, वीकेंड भी है, आई थिंक फ्राइडे है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कॉशियस भी रहना चाहिए, क्योंकि वीकेंड पे कोई और कोई नेगेटिव सरप्राइज ट्रम्प साहब से आता है तो वापस मार्केट थोड़ा बहुत वॉलेटाइल रहेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज के सत्र में सेकंड हाफ इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मान के चलिए एफआई की बिकवाली ज्यादा हो गई या कोई और नेगेटिव न्यूज फ्लो आता है तो मार्केट वापस मेरे ख्याल से एक डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाएगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक रवैया अपनाइए, क्योंकि अभी भी नतीजों का सीजन जोर में चल रहा है। मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक ही अप्रोच लेना इस बार मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को अच्छा पड़ेगा। लेकिन मार्केट पे पिछले कुछ दिनों में हमने देखा अमेरिकन मार्केट्स रिकॉर्ड स्तरों पे पहुंच गए। स्पेशली नैस्डैक और S&P 500। हमारे यहाँ लार्ज कैप्स नहीं चले, मिड कैप्स का बोलबाला है। बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन देखने को मिला। लेकिन ये आज ऊपरी स्तरों पर फिर से एक झटका लगेगा। सर, अभी के लिहाज से मार्केट आपको क्या फेयरली प्राइस लगता है, या फिर आपको लगता है कि अभी भी अपसाइड पोटेंशियल बाकी है? कौन सा ऐसा ट्रिगर होगा जो बाजार को यहाँ से और तेज कर दे? नहीं, देखिए, ट्रिगर तो जियोपॉलिटिकल वॉर का है। अगर ये मान के चलिए 8-10 दिन में खत्म होता है पूरी तरह से तो मार्केट इसको पॉजिटिवली लेगा। मार्केट डेफिनेटली अच्छी तरह से चलेगी। और ऊपरी लेवल पे मुझे लगता है कि देखिए, एक रेजिस्टेंस जरूर है। मुझे नहीं लगता है इन द वेरी नियर टर्म 24,500 निफ्टी क्रॉस कर पाएगा। लेकिन निचला लेवल इंपॉर्टेंट है। जब तक हम 24,000 के ऊपर है तब तक ठीक है। एक बार 24,000 का लेवल टूटता है तो फिर ख्याल से वापस मार्केट वीक होगा। मुझे लगता है कि देखिए, ये जो रेंज है ये लंबी बड़ी रेंज है, लेकिन क्लियरली आई थिंक जो न्यूज़ फ्लो रोज आते हैं वो अलग अलग टोन में आते हैं। कल माहौल ऐसा था कि कल सबको सुनने में आ रहा था कि जल्द से जल्द वॉर खत्म हो जाएगी, एग्रीमेंट हो जाएगा। और वापस रात को हॉर्मुज का प्रॉब्लम हो गया तो आज वापस उस चीज के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जियोपॉलिटिकल जो वॉर का सिचुएशन है वो सबसे बड़ा ट्रिगर है। देखिए, नतीजे तो आ रहे हैं, उम्मीद से बेहतर आ रहे हैं, लेकिन ये नतीजे मार्केट को ऊपर खींचेंगे ये लग नहीं रहा है। इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। और वही हम देख रहे हैं कि नतीजों का इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त इस समय इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिल रहा है। पर सर, अभी के तौर पे अगर निवेशकों को कोई सलाह देनी हो तो क्या आप सलाह देंगे? क्या यहाँ पर अभी खरीदें, रुकें? कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन से जो बात हो रही है बार बार, ईरान और यूएस के बीच में बातचीत हो जाएगी। अच्छा, एक और बड़ी खबर भी है। उसमें यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चाइना के दौरे पे जाएंगे अगले हफ्ते। ये बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है जिसको बहुत क्लोजली हम ट्रैक करने जा रहे हैं। तो सर, कुछ मेजर डेवलपमेंट हो सकती है क्या? युद्ध तो करने का मन है नहीं, लेकिन बयानबाजी से बात नहीं आ रहे, बाज नहीं आ रहे। नहीं, देखिए, मेरे ख्याल से चाइना की विजिट ट्रम्प साहब की काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि मार्केट ये अनुमान लगाएगा कि चाइना के साथ यूएस का क्या रवैया रहेगा, ट्रेड डील पे क्या बातें होती है। मुझे लगता है कि इवन अभी जो ईरान का वॉर चल रहा है इसमें चाइना का क्या रोल होगा, कैसे यूएस उसको व्यू करेगी। तो ये डेफिनेटली काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कहीं ना कहीं मार्केट इसके ऊपर डेफिनेटली काफी वेटेज देगा, और क्या स्टेटमेंट्स ट्रम्प साहब से आते हैं वो बहुत क्लोजली वॉच करेगा।
बट सेक्टर्स के लिए तो हम यही कहेंगे कि ऑटो, ऑटो कंपोनेंट्स, उसके बाद हॉस्पिटल्स, उसके बाद हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, कैपिटल गुड्स, ये सारे सेक्टर में हमने देखा है कि दमदार तेजी आ गई है। आप टू व्हीलर स्टॉक्स देखिए, हीरो मोटर, उसके बाद बजाज ऑटो, उसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो बहुत अच्छा नंबर देखा है। और कहीं ना कहीं कंपनीज अभी भी कॉन्फिडेंट है कि आने वाला क्वार्टर भी अच्छा रहेगा। होटल स्टॉक्स की बात करें तो मैं कहूंगा कि इंडियन होटल, लेमन ट्री, उसके बाद हॉस्पिटल स्टॉक्स में यथार्थ हॉस्पिटल है, पार्क मेडी वर्ल्ड है, तो ये काफी अच्छे विकल्प है अगर आपका नजरिया थोड़ा मीडियम टर्म है। और मैं कहूंगा कि अभी फिलहाल 20-25% पैसा लगाइए, उसके बाद वापस मार्केट को ऑब्जर्व करिए, क्योंकि टुकड़ों में ही खरीदने का एक अच्छा स्ट्रेटेजी बनेगा, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है। अगर मार्केट गिरता है तो आपको वापस निचले लेवल पे इनको खरीदना चाहिए। टेक्निकली निफ्टी 50 दिन की औसत के आसपास कर रहा है कामकाज। ऊपर निकल गए हैं, 50 दिन की औसत के लेवल के ऊपर ही है। सिंपल एवरेज अगर आप लगा के देखेंगे चार्ट्स पे तो उसके ऊपर ही कर रहे हैं कामकाज। हम 50 दिन की औसत के ऊपर निफ्टी और सेंसेक्स है, और मिड कैप्स तो रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे हैं। मिड कैप 100 इंडेक्स, मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स, दोनों ही रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संकेत आज थोड़े ढीले हैं, लेकिन हम जो नीचे क्लोजली टेक्निकली वॉच कर रहे हैं वो 24,200 24,100 का लेवल पार नीचे वॉच कर रहे हैं। और ऊपर 24,500 के लेवल के ऊपर तो कल भी नहीं गए थे। तो ये लेवल्स तो ऊपर रेजिस्टेंस के तौर पे रहेंगे ही। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा उसमें सर। सबसे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नतीजे आए क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वाई एंड वाई बेसिस पे, दोनों पे ही बड़े धाकड़ नतीजे दिखाई दे रहे हैं। रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे है स्टॉक। मुनाफा 32% बढ़ा है, 797 करोड़। आय 25.7% बढ़ी है। ये सब क्वार्टर ऑन क्वार्टर नतीजे हैं, लेकिन वाई एंड वाई देखेंगे तो और भी बेहतर। तो अभी स्टॉक पे करना क्या चाहिए? वन वे ट्रैक पे दौड़ गया। नहीं, मेरे ख्याल से देखो, जो लंबे निवेशक है उनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि देखिए पॉसिबली अगले महीने एनएससी अपना ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस फाइल करने वाला है, और ये बीएससी के लिए बहुत बड़ा ट्रिगर है, क्योंकि एनएससी का आईपीओ होने के बाद पहला जो लिस्टिंग होगा वो बीएससी पे होगा। और मुझे लगता है कि इसके लिए काफी लोग इंतजार भी कर रहे हैं, लेकिन एनएससी की जो वैल्यूएशन है वो एक बार देखने के बाद मेरे ख्याल से बीएससी की भी वैल्यूएशन रिलेटिव टर्म्स में थोड़ी सी और बेहतर बनेगी। एनएससी की वैल्यूएशन काफी सिग्निफिकेंटली प्रीमियम पे आने की अपेक्षा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बीएससी में पोजीशन होल्ड करे। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है वो मुनाफा वसूल करे, क्योंकि हो सकता है रिजल्ट्स के बाद थोड़ी मुनाफा को देखने को मिले, लेकिन जो लंबे निवेशक है, कम से कम साल सवा साल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो होल्ड कर रहे हैं, उनको होल्ड करना चाहिए। Okay. उसके बाद जो दूसरा है दैट इज लुपिन। ये फार्मा स्टॉक्स में इस बार गदर खरीदारी हुई है, लुपिन में भी हुई थी। अब मुनाफे की फिगर आई है 89% अप, 1460 करोड़। आए 32% ऊपर। सर ल्यूपिन, बायोकॉन, इन सबके नतीजे अच्छे आए हुए हैं। फार्मा कंपनियों से अभी क्या उम्मीद लगाकर चलें? ये तेजी और बरकरार रहेगी या फिर अब मुनाफा वसूली की बारी है? देखिए, रिजल्ट थोड़ी बहुत तो मुनाफा वसूली जरूर आएगी, लेकिन अगर आपका नजरिया कम से कम अगले 12-15 महीने का है, तो मैं समझता हूँ कि लुपिन, सन फार्मा और इवन दो फार्मा, जो सारे ही कंपनीज यूएस मार्केट को केटर करती है, वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी और भी तगड़ी होने की अपेक्षा है। कहीं ना कहीं देखिए, यूएस एफडीए का भी इशू नहीं है, यूएस मार्केट में अच्छी सेल हो रही है। तो लुपिन के नंबर्स तो आज अच्छे हैं, आपको शायद रिजल्ट्स के बाद एक थोड़ा सा अपटिक शुरुआती सेशन में जरूर अपवर्ड देखने को मिलेगा। हो सकता है बाद में दोपहर में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए, लेकिन डेफिनेटली मीडियम टर्म के लिए आउटलुक यहाँ पे पॉजिटिव ओके। सर ये पिडिलाइट पिडिलाइट इतना जो खाड़ी देशों में इतना तनाव था, हम बड़े थे क्रूड डेरिवेटिव वाली कंपनियों से थोड़ा दूर रहे, लेकिन जो नतीजे दिखा रहे हैं सालाना आधार पर उसमें 37% मुनाफे की ग्रोथ आई हुई है। 579 करोड़। आय 14% बढ़ी है। क्वार्टर क्वार्टर मैंने भी चेक नहीं करे, लेकिन फिर अभी करना क्या चाहिए? चला तो है नहीं है पुडिलाइट अभी ढंग से, और नतीजों में 37% अब दिखाई दे रहा है मुनाफा। है। ये देखिए, मेरे ख्याल पिडलाइट एक मार्केट लीडर है एडेसिव मार्केट में, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है, रियल एस्टेट एक्टिविटी होती है, उसका क्लियरली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको पिडलाइट पे दिखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, होम मेकिंग या आप कहें कि जो कंज्यूमर ड्यूरेबल जैसा सेक्टर होता है, वहां पे कहीं ना कहीं काफी हद तक पिडलाइट के प्रोडक्ट्स एप्लीकेशंस होते हैं। तो आज तो कॉन्फ्रेंस कॉल है रजत, आई मीन हम देखेंगे कि इसमें क्या मैनेजमेंट की कमेंट्री रहेगी, क्या आउटलुक रहेगा, क्या मेन वजह थी कि प्रॉफिट इतना अच्छा बढ़ा है। तो मार्केट जरूर कॉम्पिटिटिव है, लेकिन इन्होंने फिर भी अच्छे नंबर दिखाए, तो मुझे लगता है कि रिजल्ट्स के बाद जब कमेंट्री आएगी तभी शेयर में थोड़ी सी और अपटिक आएगी, पॉसिबली अगर आउटलुक मैनेजमेंट पॉजिटिव शेयर करता है। ओके सर, एफएमसीजी स्टॉक्स पे आपकी राय? ब्रिटानिया और डाबर के नतीजे आ रहे हैं। ब्रिटानिया 21% मुनाफा अप, और आय 6.5% बढ़ी है। और ऐसे ही डाबर में 15% मुनाफा बढ़कर 369 करोड़, आय 7% के करीब बढ़ी है। अभी एफएमसीजी स्टॉक्स कैसे लगते हैं? देखिए, अगर आप एफएमसीजी पैक देखें तो ब्रिटानिया के नंबर जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे हैं, क्योंकि 21% का प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छा है।
मुझे लगता है कि आप मरीको के नंबर देखें या गोदरेज कंज्यूमर के नंबर देखें जो एक दो दिन पहले आए थे, मेरे ख्याल से देखिए मार्केट को ये ग्रोथ कोई ज्यादा अच्छा लगा नहीं, बट 20-21% का ग्रोथ काफी अच्छा है। मुझे लगता है डाबर ने भी 15-16% का ग्रोथ दिया है, तो इन लाइन क्वार्टर है। मुझे लगता है आज कॉन्फ्रेंस कॉल है, तो कहीं ना कहीं मार्केट उम्मीद करेगा कि किस प्रकार की कमेंट्री आए, किस प्रकार का आउटलुक मैनेजमेंट शेयर करेगी। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि दोनों शेयर्स में आज सुबह थोड़ा सा एक तेजी से ही ओपन होगी। उसके बाद कमेंट्री और कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद ही आपको एक प्रॉपर व्यू मिलेगा। बट मुझे लगता है डेफिनेटली मार्केट्स को एकदम फायरवर्क वाले तो रिजल्ट्स नहीं है, लेकिन डेफिनेटली मार्केट को ठीक ठाक लगेंगे, इसमें कोई गिरावट आएगी ऐसा लगता है। ओके, और सर एसबीआई के नतीजे आ जाने हैं और उसके बाद 12 मई को 2 बिलियन US डॉलर्स जुटाने के ऊपर भी विचार है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बाकी पीएसयू बैंक्स के ऊपर आपकी राय? नहीं देखिए, एसबीआई के नंबर तो मुझे लगता है काफी तगड़े आएंगे, और ये सबसे बड़ा सरकारी बैंक है इंडिया में। मुझे लगता है कि उनकी सारी सब्सिडरीज जो है वो भी काफी अच्छा काम कर रहा है। इनफैक्ट इनकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का भी पब्लिक इशू आ रहा है, तो वहां से भी वैल्यू अनलॉकिंग आएगी। लेकिन एसबीआई का जो कमेंट्री होगा, ग्रोथ आउटलुक रहेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उससे पता चलेगा कि इकोनॉमी की हालत क्या है, बैंकिंग सिस्टम में क्या हो रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चौथा क्वार्टर में वही ग्रोथ आएगा जो हमने तीसरे तिमाही में देखा था। तो डेफिनेटली आई थिंक एसबीआई आज एक्शन में रहेगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नंबर्स उम्मीद से अगर थोड़े से भी बेहतर आते हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे नंबर्स आएंगे, तो मार्केट उसको डेफिनेटली और थोड़ा रिलेट करेगा। Visiting a bank branch to open a savings account? You don't need bank. You can ये, सर लेंसकार्ट के स्टॉक में क्या होना चाहिए? इनकी आज एक ब्लॉक डील होने वाली है, अभी तो टिक्स होने भी शुरू हो गए होंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन वो जो ब्लॉक डील का साइज भी बढ़ा दिया गया है। अब ये ब्लॉक डील का साइज बताया जा रहा है 5,650 करोड़ रुपीस। तो बहुत भारी भरकम ब्लॉक डील हो रही है आज इसमें। नहीं देखिए, थोड़ा बहुत तो प्रेशर होगा, क्योंकि जो निवेशक होगा मेरे ख्याल से, देखिए ब्लॉक डील में बायर जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। शाम को हमको पता चलेगा को कौन ये माल खरीदेगा। अगर मान के चले कोई दूसरा एफआई खरीदता है या कोई फंड खरीदता है, तो मुझे लगता है कि आज वोलेटिलिटी थोड़ी रहेगी। लेकिन अगर कोई बड़ा एफआई या कोई बड़ा फंड खरीदता है, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बड़ी गिरावट आएगी नहीं, क्योंकि देखिए काफी बड़े एफआई फंड्स ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेस्टेड है। ये ब्लॉक डील अगर दूसरे फंड को जाता है तो प्रॉब्लम नहीं, और वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये माल पूरा रिटेल को आएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी आफत आ सकती है, बट थोड़ा हो सकता है कि शेयर नियर टर्म में थोड़ा नरम हो। सर बाजार में कोई ऐसी थीम है जहां पर आपको लगता है कि बहुत तगड़ा पैसा बनाने का इस समय माहौल बन रहा है? बाजार अगर चढ़ा तो इस थीम से जुड़ी हुई कंपनियों के स्टॉक्स बहुत तेज गति से ऊपर जाएंगे। ये देखिए, मुझे लगता है कि केमिकल सेक्टर एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। केमिकल सेक्टर 1.5-2 साल से काफी नरम है, तो ये सेक्टर में वापस हम देख रहे हैं कि नंबर्स अच्छे हैं। जैसे एसआरएफ आ गया, नवीन फ्लोरिन आ गया, आरती इंडस्ट्रीज आ गया। तो ये सारी कंपनीज के नतीजे मार्केट को पसंद आ गए। आज मुझे लगता है नोसिल के भी नंबर्स आए हैं, उनका भी कॉन्फ्रेंस कॉल है। तो कहीं ना कहीं केमिकल सेक्टर पे हमको लगता है कि थोड़ा सा रुझान पॉजिटिव होगा, क्योंकि बहुत समय के बाद केमिकल सेक्टर में वापस डिमांड आ रहा है। तो ये एक अच्छा सेक्टर हो सकता है जो अगले 12-15 महीने के लिए अच्छी तेजी आपको दिख सकती है। अच्छा सर, एक और सेक्टर है, वो है पाइप बनाने वाली कंपनियां। ये अपोलो पाइप्स या फिर माफ कीजिएगा, ये जितनी भी वेल्सपन कॉर्प, ये सब जो कंपनियां हैं, इनके स्टॉक्स में बहुत तगड़ी गति से एकदम से तेजी बनी है। कारण क्या है और अभी क्या करना चाहिए? मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स पूछूंगा आपसे जहां पर हाल फिलहाल में बहुत तगड़ी तेजी देखने को मिली, मिसाल के तौर पे वेल्सपन कॉर्प वन वे ट्रैक पे ऊपर। नहीं देखिए, सारी कंपनीज बहुत हेल्दी ऑर्डर बुक पे बैठी है, नंबर्स भी काफी अच्छे हैं। इनफैक्ट वेल्सपन कॉर्प के अलावा महाराष्ट्र सीमलेस जो पाइप्स बनाती है, वो भी कंपनी अच्छा काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि देखिए निवेशकों को ऐसी कंपनीज में अभी भी निवेशित रहना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बोथ ऑयल एंड गैस एज वेल एज नॉन ऑयल एंड गैस सेक्टर में डिमांड अच्छा है। मुझे लगता है कि दूसरे भी स्टॉक्स है, जैसे रत्नमणि मेटल ट्यूब्स है, यहाँ पे भी आपको एक फोकस रखना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऑर्डर बुक और अगर बढ़ती है इस साल, तो विजिबिलिटी और बढ़ेगी। तो डेफिनेटली आई थिंक ये एक प्रॉमिसिंग सेक्टर है। आई मीन एक ही चिंता है कि जो रॉ मटेरियल है स्टील का, वो काफी बढ़ चुका है। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से कितने मार्जिन इन कंपनीज के इफेक्ट होते हैं, किस प्रकार से ये प्राइस इंक्रीज लेते हैं, वो आगे आपको देखना पड़ेगा। सर एक और है, वो है HFCL, ये ऑप्टिक फाइबर बनाने वाली कंपनी। अभी मुद्दा यही है कि सारा का सारा पेज हॉर्मूज को लेकर ही फंसा हुआ है। क्या ये वाला तर्क सही है कि
अंडरनीथ द सी ये जो ऑप्टिक फाइबर और केबल्स होती हैं, जब ये वॉर खत्म होगी तो उसके बाद जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी इन सब चीजों की। कुछ ऐसी तो हमने कोई डैमेज की खबर देखी नहीं, कोई ऐसे इंटरनेट ब्लैकआउट वगैरह भी कुछ नहीं हमने देखा। लेकिन ये HFCL हाल फिलहाल में चल रहा है, दैट इज प्योर ऑर्डर बुक प्ले, अर्निंग विजिबिलिटी, या फिर कुछ और ही खेल हो रहा है यहाँ पे? नहीं देखिए, HFCL की बात करें तो ऑलरेडी स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो अभी तो मुझे लगता है कि इस लेवल पे फ्रेश बाइंग तो करनी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए स्टॉक डबल हो गया है, वो भी बहुत छोटे समय में। ऑप्टिक फाइबर की डिमांड जरूर बढ़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए डेटा सेंटर की डिमांड है, इंटरनेट भी बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं अंडर सी केबल का जो मार्केट है वो काफी बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं देखिए वॉर खत्म होने के बाद ये वापस थोड़ा सा एक्सपेंशन मोड में कंपनीज आएंगी। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरली पॉजिटिव ही लग रहा है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी जो ऑप्टिक फाइबर बनाती है वो उसका भी शेयर बहुत अच्छा चला है। तो मुझे लगता है कि अगले 12-15 महीने के लिए होपलेसली ऑप्टिक फाइबर वाली कंपनियां अच्छी करेगी, क्योंकि प्राइसेस बढ़ी है, तो इसका फायदा इन कंपनीज को मिला है। लेकिन HFCL में मैं यही कहूंगा, जिनके पास है थोड़ा सा मुनाफा वसूल करे, क्वांटिटी बैलेंस होल्ड करे, लेकिन फ्रेश बाइंग अभी इस लेवल पे ना करे। सर BHEL में इतनी बड़ी तेजी के पीछे क्या कारण है? ये भी स्टॉक बहुत तेज गति से ऊपर चला गया और बहुत कम लोग विश्वास कर पा रहे हैं कि BHEL जैसा स्टॉक 240 से लेकर 406 हो गया, वो भी 1-1.5 महीने के अंदर अंदर। नहीं देखिए, नंबर्स अच्छे हैं। आप अगर BHEL के नंबर देखें, परफॉर्मेंस देखें, तो बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस आया है इस बार। एग्जीक्यूशन भी बहुत अच्छा है, और जिस प्रकार से पावर सेक्टर बढ़ रहा है, देखिए पावर सेक्टर बढ़ेगा तो पावर इक्विपमेंट वाली कंपनियां भी चलेगी। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अभी पावर जनरेशन और डिमांड पोटेंशियल है, कम से कम अगले 12-15 महीने के लिए BHEL बहुत अच्छे ऑर्डर पे बैठा है। तो उसलिए मुझे लगता है कि इमीडिएटली कोई गिरावट या कोई करेक्शन तो दिखता नहीं है। डेफिनेटली जिन्होंने पहले लिया है वो निवेशित रहिए। अगर आपको थोड़ा सा निचले लेवल पे मिलता है तो BHEL अच्छा विकल्प होगा, लेकिन ओनली ऑन डिक्लाइन। तो वो इतिहास देख के ना डर बहुत लगता है। मतलब ऐसा विश्वास नहीं होता कि L&T चल नहीं रहा, BHEL एकदम से चलता ही चला जा रहा है, ऊपर के साइड निकल गया। तो इन लेवल्स पे जिसके पास भी उसको प्रॉफिट लॉक करना चाहिए, या फिर आपको लग रहा है कि अब ये बहुत तगड़ा एक प्ले हो गया है जिसमें मोमेंटम भी है, रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, यहाँ से और तेज हो जाएगा? देखिए, अगर आपके पास क्वांटिटी बड़ी है तो थोड़ा सा निवेश, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जरूर करिए, क्योंकि मार्केट में गोल्डन रूल होता है कि जब तक आप पैसा बुक ना करो तब तक कैश फ्लो बैंक में नहीं आता। अदरवाइज ये सारा कुछ पेपर प्रॉफिट होता है। तो मैं कहूंगा कि देखिए काफी शॉर्ट टाइम में ऑलमोस्ट स्टॉक डबल हो चुका है, तो थोड़ा सा मुनाफा वसूल आप करिए, 15-20%। बट आने वाले 12-15 महीने भी काफी अच्छे रहेंगे, तो बाकी क्वांटिटी होल्ड करिए। अच्छा, डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स में अभी क्या करना चाहिए? एक्वस, पारस डिफेंस, MTAR टेक, और ये जितने भी स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ सब में धांसू चाल देखने को मिल रही है। नहीं देखिए, जैसे जैसे नए इन कंपनीज को ऑर्डर मिलता है, जैसे पारस डिफेंस हो गया, भारत डायनेमिक्स हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, HAL है, मजगांव डॉक है, कोचिन शिपयार्ड है। मुझे लगता है कि देखिए यहाँ पे आप प्योरली मोमेंटम चेस करोगे तो मुनाफा वसूली भी आ सकती है, लेकिन लंबा निवेश अगर आपको करना है तो डेफिनेटली SIP अप्रोच यूज करिए, क्योंकि सारी ये कंपनी फेयर टू एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। ऐसा नहीं कि कोई स्टॉक सस्ता है, बट नजरिया अगर आपका साल 1.5 साल का है तो SIP में टुकड़ों टुकड़ों में खरीद लीजिए। तो डेफिनेटली देखिए आने वाले 1.5-2 साल तो और भी अच्छे रहेंगे। गवर्नमेंट और ऑर्डर्स अनाउंस करेगी, इन कंपनीज के टॉप लाइन और प्रॉफिटेबिलिटी और भी अच्छी बढ़ेगी, लेकिन नजरिया थोड़ा मीडियम टर्म रखना यहाँ पे जरूरी है। ओके सर, बजाज ऑटो ने 12,000 रुपए पे बायबैक की घोषणा कर रखी है, अभी ये स्टॉक हो गया 10,500 रुपए के आसपास। तो अभी निवेश को क्या करना चाहिए? लॉक कर ले मुनाफा, या फिर आपको लगता है कि अच्छी वैल्यू है, यहाँ से और ग्रो कर सकते ये देखिए बायबैक में थोड़ा बहुत तो शेयर आपको ऑफर करना है, क्योंकि एक बात जो मैनेजमेंट की कमेंट्री में आई, उन्होंने क्लियरली अप्रैल टू जून के क्वार्टर में थोड़ा कॉशियस टोन दिया है। उन्होंने कहा है कि डिमांड स्टेडीली बढ़ेगी, बट वो थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हो सकता है कि अप्रैल टू जून का क्वार्टर इतना अच्छा ना हो, हालांकि पूरा साल तो अच्छा होगा। बट कहीं ना कहीं अगर अप्रैल टू जून क्वार्टर में थोड़ी नरमी आती है तो स्टॉक में थोड़ी करेक्शन भी आ सकती है। तो बायबैक में मुझे लगता है एक बार तो शेयर ऑफर करे। हो सकता है आपको जून क्वार्टर के बाद जब नंबर्स आएंगे तभी आपको थोड़ा सा निचले लेवल पे स्टॉक मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं देखिए लॉन्ग टर्म तो अच्छा है, बट शॉर्ट टर्म में मैनेजमेंट कमेंट्री जो हमने सुनी वो थोड़ी सी कॉशियस थी। तो उसीलिए मैं कहूंगा कि बायबैक में शेयर कम से कम 50% तो दे दीजिए, और उसके बाद मेरे ख्याल से बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करिए। हैं? सर एक और सवाल आपसे, उसके बाद फिर व्यूअर्स के पास चले जाएंगे, फटाफट से थोड़े सवाल लेंगे। उसमें पॉलीकैब है, ये वायर केबल बनाने वाली, तार बनाने वाली कंपनियां भी बहुत एक्टिव हो रखी हैं। पॉलीकैब कल रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे पहुंच गया था।
ये देखिए वायर केबल में तो बहुत अच्छे नंबर आ गए हैं पॉलीकैब के, उसके बाद केईआई इंडस्ट्रीज, ये सारी कंपनीज बहुत अच्छा काम कर रही है। और इसका मेन कारण यही है कि डिमांड पावर जनरेशन से बहुत अच्छा आ रहा है। रॉ मटेरियल कॉस्ट स्पेसिफिकली कॉपर का भी कंट्रोल में है। और कहीं ना कहीं देखिए पावर जनरेशन का थीम प्ले करने के लिए काफी इन्वेस्टर्स केबल एंड वायर कंपनीज पे बेट कर रहे हैं, जो काफी अच्छी तरह से चल रही है। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में मेरे ख्याल से ग्रो होगा ये सेक्टर, क्योंकि डेटा सेंटर भी आते हैं तो उनको भी वायर और केबल्स की जरूरत लगेगी। तो डेफिनेटली हो सकता है थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में मुनाफा वसूली आपको देखने को मिले यहाँ, बट स्ट्रक्चरली ये सेगमेंट काफी अट्रैक्टिव है, जो अगले साल 1.5 साल अच्छा चलेगा। फटाफट से थोड़े प्राइम मेंबर्स के सवाल ले लेते हैं सर। उसमें सचिन जी बोल रहे हैं एचडीएफसी बैंक 6 मंथ्स के लिए आपको कैसा लग रहा है? नहीं, आई थिंक बिल्कुल अवॉइड करिए। बैंक्स में तो बहुत अच्छे विकल्प है, जैसा मैं आपको एसबीआई बोल रहा था, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, प्राइवेट में आईसीआईसीआई बैंक है, यहाँ पे अच्छा पैसा बन सकता है। टीवीएस मोटर सचिन जी बोल रहे हैं क्या ये मौजूदा लेवल्स पे आपको ठीक लग रहा है? हाँ, लंबी निवेश के लिए ठीक लग रहा है। शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी अपसाइड आएगी। देखिए ऑलरेडी भाग चुका है, तो अगर आपका पास शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग व्यू है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के आप काम कर सकते हैं, लेकिन बड़ा पैसा तो आपको साल 1.5 साल के बाद मिलेगा। रैसुल आलम जी बोल रहे हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक पे आपकी राय? देखिए ये लंबी रेस का घोड़ा है, अगर आपका पास 1.5 2 साल का नजरिया है तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा विकल्प है, लेकिन शॉर्ट टर्म में नहीं, मीडियम टर्म में ही अच्छा पैसा बनेगा। के साहब बोल रहे हैं टुडे देयर इज अ हाई चांस मार्केट ओपन लो एंड क्लोज एट ग्रीन टेरिटरी। एसबीआई के रिजल्ट्स आने वाले हैं, उसकी परफॉर्मेंस अच्छे रह सकते हैं, उसके बाद 24,400 पॉसिबल है। सर लग रहा है एसबीआई ड्राइव कर जाएगा मार्केट को आज? नहीं देखिए, मुझे लगता है मैंने कहा ना कि कोई भी नेगेटिव सरप्राइज यूएस से आता है, ट्रम्प साहब से आता है, तो मार्केट उसको अच्छी तरह से नहीं लेगा। तो हमको यही इंतजार है कि ट्रम्प साहब कोई और नेगेटिव कमेंट्री ना दे, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट रहेगा। प्रियंक जी बोल रहे हैं शॉर्ट टर्म व्यू फॉर 2 मंथ्स ऑन पेटीएम एंड बीडीएल। देखिए शॉर्ट टर्म में तो मैं यही कहूंगा कि आपको अपने स्टॉप लॉसेस मेंटेन करने हैं। बहुत डिफिकल्ट है स्टॉप स्टॉप आई मीन आपको बताना कि 2 महीने में क्या होगा, बट नजरिया मेरे ख्याल से अगर आपका 3 से 6 महीना है तो डेफिनेटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। एरोफ्लेक्स ये कैसे कंपनी है, अभिषेक जी पूछ रहे एरोफ्लेक्स अच्छी है, लेकिन काफी तेजी से भागी है। देखिए मुझे याद है कि हमने तो करीबन 200 सवा 200 में हमारे क्लाइंट्स को बताया था, उसके बाद अभी 400 के ऊपर ये गया है। तो अभी फिलहाल इस लेवल पे मत खरीदिए, थोड़ा सा वेट करिए, स्टॉक को नीचे आने दीजिए। ये मोनोपोली प्लेयर है जो होस पाइप्स बनाती है, और ज्यादातर इनका रेवेन्यू एक्सपोर्ट मार्केट से आता है। डेटा सेंटर्स के लिए भी अभी ये नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म तो डेफिनेटली अच्छा है, लेकिन जिस प्रकार से स्टॉक तेजी से भागा है, करंट लेवल पे खरीदने लायक नहीं है। तो थोड़ा करेक्शन के लिए वेट करिए, तभी मौके मिलेंगे। हैं। लास्टली सर मनोरमा इंडस्ट्री सपना जी पूछ रहे हैं। देखिए ये भी लंबी रेस का घोड़ा है। ये बेसिकली चॉकलेट के लिए जो जो चोको का रॉ मटेरियल होता है वो बनाता है, और बेसिकली ये रिसाइकलिंग जैसा सेक्टर है, जहाँ पे बेसिकली ये फॉरेस्ट का जो वेस्ट होता है उससे ये फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो कंपनी बहुत अच्छी है, नंबर्स भी बहुत तगड़े आ गए हैं, बट नजरिया कम से कम साल भर का या 12 15 महीने का रखिए तो ही अच्छा पैसा बनेगा। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट पे अप्रोच बताने के लिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अविनाश जी। Thank you.